हेलो। हम्म, नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम लोग कारक को समाप्त कर देने वाले हैं और कारक के मात्र चार ही भेद हमारे रह गए हैं, जिसमें संप्रदान कारक तक हम लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद हमारा अब बचता है अपादान, उसके बाद संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन चारों को बहुत अच्छे से आज समझेंगे और फिर कल से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हमारे पांच ही टॉपिक रह जाएंगे। एक विराम चिन्ह रह जाएगा, काल रह जाएगा, वाच्य रह जाएगा, वाक्य रह जाएगा, वाक्य शुद्धि रह जाएगा। ये पांच टॉपिक हमारे व्याकरण के अंतर्गत रह जाएंगे और ये पांच टॉपिक पूरे होते ही आपका व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद सारा खेल रह जाएगा शब्दावली का, जिसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम है, समानार्थी जिन्हें पर्यायवाची कहा जाता है, समष्टुत भिन्नार्थक, अनेकार्थी, वर्तनी जिनको शब्द शुद्धि कहा जाता है, आदि आदि चीजों को हम समझेंगे और पारिभाषिक शब्दावली। ये सब जानने के बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। देन हम यूट्यूब पे काम शुरू करेंगे बहुत अच्छे ढंग से और बहुत प्यारे ढंग से, मजा आ जाएगा आपको। हम्म। जी। नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? डॉक्टर, दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हम कोई डॉक्टर थोड़े ही है। अच्छा, पूजा को कंवर जी का आज बर्थडे है, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अगर आपकी अनुमति हो तो आज की कक्षा को शुरू किया जाए। तो हमारा टॉपिक है कारक। क्या है? कारक। पता नहीं क्या लिखा गया है भाई साहब, पेन को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। कारक। कारक और कारक में भी हम भेदों को समझ रहे हैं। तो सबसे फिर हमारा अगला भेद कौन सा आ जाता है? कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन है हो अरे कारक की पहचान। नहीं, अलंकार और छंद इत्यादि आपके सिलेबस में नहीं है। और मैंने ये बात पूछ ली है कि सिलेबस से बाहर तो आरपीएससी कभी भी सिलेबस से एक कदम बाहर नहीं रखता है, तो हमको उनको करने की जरूरत ही नहीं है। हम बाकी चीजों में, हाँ, आज आप बहुत उदास हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे आप। लो, अभी देखो, आप अभी अभी करते हैं आपको ठीक। लो, ठीक है, अभी देखना आप मजे। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हम चलते हैं कहाँ पर? अभी हम चलते हैं अपादान कारक पर। कहाँ चलते हैं? अपादान कारक। अपादान कारक, मुझे ऐसे देख लो आप, आपको हंसी आ जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लो, देखो, दिन में जैसे आंख बनवा करके आए हैं, ऐसे देख लो। खूब आनंद से रहा करो, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपादान का अर्थ क्या होता है, ये चीज जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपादान जो शब्द होता है, अपादान जो शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव, है ना, अलगाव।
पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण, 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 अलगाव को ही क्या कहा जाता है? अपादान कहा जाता है, अपादान कहा जाता है। तो अपादान किसको कहते हैं? हम लोग इस बात को समझ करके आए हैं कि आपका जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जिससे, जिससे अलग होना पाया जाता है, जिससे अलग होना पाया जाता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। जिससे अलग होना पाया जाता है, जिससे अलग होना पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, जिससे अलग होना पाया जाता है। या और साधारण शब्दों में आप लिखना चाहो तो जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है, व्यक्ति या वस्तु अलग होता है, अलग होता या होती है, ठीक है, अलग होता या होती है, उसको क्या कहते हैं? अपादान उसको कहा जाता है। अब अलग होने, अलगाव, जो ये अलगाव है, ये वाला अलगाव है, ये कैसे हो सकता है? तो सामान्य ढंग से भी अलग हुआ जा सकता है ना, सामान्य ढंग से अलगाव हो सकता है, सामान्य ढंग से अलगाव हो सकता है, बिल्कुल सामान्य ढंग से अलगाव हो सकता है। या तुलना के आधार पर भी अलगाव हो सकता है। किस आधार पर? तुलना के आधार पर, है ना, तुलना के आधार पर भी अलगाव होता है। सब चीज समझाऊंगा मैं आपको। तुलना के आधार पर भी अलगाव होता है। और तीसरा, डर, यानी भय के कारण भी, भय के कारण भी अलगाव आपका हो सकता है ना, भय के कारण भी आपका अलगाव हो सकता है। मूलभूत बात क्या है अपादान कारक की यहां से? हाँ, 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 ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये चीज अच्छे से जाननी है। अपादान कारक जिससे अलग होता है, जिससे अलग होना पाया जाता है, या जिससे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अलग होता या होती है, उसको अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? तो अपादान कारक की विभक्ति, विभक्ति होती है से, अपादान से। विभक्ति क्या है? विभक्ति है यहां पर अपादान से। क्या है दोस्तों? अपादान से विभक्ति है। और ये कैसे अलग होता है? तो सामान्य ढंग से हो सकता है। जैसे उदाहरण देखने का आप लोग प्रयास करो, उदाहरण से स्थिति बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे गंगा, जैसे हमने लिखा गंगा हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? हिमालय से। गंगा हिमालय से निकलती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा गंगा हिमालय से निकलती है, जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिखा कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले उदाहरण में अपादान कारक कौन सा है? बताओ, बताओ दोस्तों, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लूंगा, चिंता मत करो। तो अलगाव सामान्य ढंग से होता है, तुलना के आधार पर होता है, डर या भय के कारण भी अलगाव आपका दिखाई देता है। बताइए। अच्छा, अच्छा, कल पुष्कर में, हाँ, ब्रह्मा जी का में मेला है, ठीक है। अभी मैं नाथद द्वारा जाऊंगा 7 तारीख से और 10 तारीख तक। बीच में शनिवार इतवार आता है, उस दिन तो आपकी क्लासेस होती ही नहीं है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने उसी हिसाब से विचार बनाया है। हाँ, हाँ, तो पुष्कर जी का भी दर्शन करेंगे कभी ना कभी। आप लग जाओ दरोगा, तब करेंगे फिर। तो आप यहाँ पर देखो, जिससे अलग होती है, तो गंगा अलग हो रही है किससे? हिमालय से अलग हो रही है। किससे? हिमालय से अलग हो रही है। तो हिमालय यहाँ पर अपादान है। हिमालय क्या है यहाँ पर? अपादान है। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हो नॉर्मली किससे अलग हुआ जा रहा है, और विभक्ति भी आपको इसकी पहचान करवा सकती है। एक उदाहरण इसमें और देखो आप, जैसे हमने लिखा यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसमें और लेते हैं, छत से लड़की गिर गई, छत से बच्चा गिर गया, ये ठीक है, बच्चा गिर गया, छत से
बच्चा गिर गया, छत से बच्चा गिर गया। तो इन दोनों में बताओ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बच्चा गिर गया, तो इसमें कौन कौन सा, दोनों में, 2 और 3 में जो अपादान कारक है वो कौन सा हो जाएगा? हाँ, आज कैमरा दूर है क्या? आज आप मोटे लग रहे हो। मोटे तो हम हैं ही है, शरीर मोटा तो हो ही रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? शरीर कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। बताइए, पेड़ और छत। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं कौन? पत्ते। पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देखो यहाँ पर किस से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। बच्चा अलग हो रहा है, गिर रहा है, किससे? छत से, तो छत यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगी। तो यहाँ पर छत और जो आपका पेड़ है, ये आपका अपादान कहलाएगा। ये सामान्य ढंग है या सामान्य प्रकार है किसका? अलगाव होने का। अब एक काम करते हैं, तुलना के आधार पर देखना शुरू करते हैं कि तुलना के आधार पर कैसे अलगाव हो सकता है। तो तुलना के आधार पर अलगाव, तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर अलगाव, तुलना के आधार पर अलगाव की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो तुलना के आधार पर अलगाव का उदाहरण, जैसे रश्मि, रश्मि गीता से सुंदर है, रश्मि गीता से सुंदर है। जैसे आपका यहाँ पर लिखें, राम श्याम से बुद्धिमान है, राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, राम श्याम से बुद्धिमान है। तो आप देखो यहाँ पर रश्मि और गीता के मध्य कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, ठीक है, तुलना हो रही है। और यहाँ पर राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है। तो क्या तुम में से कोई बता पाएगा कि इनमें अपादान कारक कौन सा है? देखो, जब आप बात बोल रहे हो, हाँ हाँ, जब आप अपादान बोल रहे हो तो दूरी तो बढ़ रही है। तो रश्मि गीता से सुंदर है, तो कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दूरी अलग है ना, वो उनसे अलग है। तुलना में क्या होता है? अलग अलग ही तो, अलगाव का ही तो भाव दिखाया जाता है। तो रश्मि अलग है किससे? गीता से। किससे अलग है? गीता से। तो यहां पर गीता जो है वो अपादान कारक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गीता यहां पर अपादान कारक हो जाएगी। और राम श्याम से सुंदर है, तो राम श्याम से अलग है। तो जिससे अलग है, जिससे अलग होता है वह आपका अपादान कारक होता है। यह बात आप ध्यान रखिए, यह बात आप बहुत अच्छे से समझ करके चलिए, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो तुलना के आधार पर इस तरह से अलगाव को दिखाया जा सकता है, इस प्रकार चीजों को बताया जा सकता है। जैसे जैसे अब डर के आधार पर, तीसरा इसमें है डर या भय के आधार पर, डर या भय के आधार पर अलगाव, डर या भय के आधार पर अलगाव की चर्चा यहाँ पर होगी। तो उदाहरण हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, उदाहरण में हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 उदाहरण है, रीमा कुत्ते से डरती है, रीमा कुत्ते से डरती है। हाँ, रीमा कुत्ते से डरती है। और गणेश, गणेश शेर से भयभीत है, शेर से भयभीत है। रीमा कुत्ते से डरती है और गणेश शेर से भयभीत है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि रीमा
कुत्ते से डरती है, यानी कि डरने का मतलब है अलगाव, है ना। यहाँ पर अलगाव ही है, तो कुत्ते की वजह से यहाँ पर अलगाव हो रहा है। और यहाँ पर गणेश भयभीत है, डर रहा है, किससे? शेर से डर रहा है। तो यहाँ पर कुत्ता और शेर जो हैं ये आपके अपादान कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कुत्ता और शेर आपके अपादान कारक हो जाएंगे। तो मूलभूत बात यहाँ पर ये है लाडले प्यारे, कि जहां पर, हाँ, हम्म, हाँ, विद्यार्थी अध्यापक से पढ़ते हैं, तो यहां पर से पढ़ते हैं तो डरते थोड़ी ही हैं, डरने वाली बात थोड़ी ही है यहाँ पर, डरने वाली बात नहीं। हम्म। हिस्ट्री के कौन टीचर हैं? हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं? पारुल मैम की तबीयत खराब है। हाँ, वो अभी नहीं पढ़ा पाएंगी उस समय तक। करंट अफेयर कहाँ से कवर करें? आरडब्ल्यू मेन चैनल से कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श सर करवाते हैं, उनसे कर लो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये आपका आपादान कारक हो गया पूरा, कि अलगाव आपका सामान्य ढंग से भी होता है, तुलना के आधार पर भी होता है, डर या भय के कारण भी आपका रहता है। तो अपादान कारक समझ में आ गया? बताओ एक बार, एक बार थम्स अप करके बताओ कि अपादान कारक समझ में आ गया है। हम्म। तुलना के आधार पर, जिससे तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है, तो उपमान जो होता है, उपमान जो होता है, उपमान ही अपादान है। तुलना के आधार पर यहां पर लिख लो, तुलना में, तुलना में उपमान ही, उपमान कौन होता है? तुलना में उपमान ही, उपमान ही, उपमान का मतलब आपको पता होगा। तुलना में उपमान ही अपादान है, अपादान कारक है। तुलना में उपमान ही अपादान कारक है, ये देख लो यहां पर ध्यान से। और उपमान क्या होता है? उपमान वो होता है जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है। ये लाइन लिख लो, ये जस्ट अभी बनी है, रैंडम दिमाग में आई है, रैंडम मेरे द्वारा लिख दी गई है। हम्म। 8 बजे आज क्लास नहीं होती है, लास्ट के 3 दिन होती। नहीं टीनू, किसने कहा है बेटे बुरा लगता है? मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगता है। मैं अपने आप को इसी तरह का बना रहा हूँ कि कोई कुछ भी कहे तो बुरा ना लगे। नहीं, वो तो मैंने रैंडम वैसे ही तो कहा है। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। हाँ, और हृदय रोग विशेषज्ञ दो ही होते हैं, तीन होते हैं। एक तो होते हैं डॉक्टर, एक होते हैं सदगुरुदेव। हाँ, जो, हाँ, एक होते हैं सदगुरुदेव जो जीव के भवरोग को हटाते हैं। और एक संसार में जो प्रेम रहता है दो के मध्य, तो उसमें जिसके हाथ में दूसरे की डोर रहती है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जा सकता है, उसको हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जा सकता है। पर वो मूलतः सही नहीं है, या मतलब वैसे सही नहीं है, वैसे कहना सही नहीं है। उसके बाद पांचवा हो गया, छठा हो गया संबंध कारक। संबंध, छठवां कौन सा हो गया? संबंध कारक। संबंध कारक, तो संबंध का मतलब तो संबंध होता है, रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। तो सीधे सीधे जिससे रिलेशन होता है, जिससे संबंध होना पाया जाता 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 है ना, जिससे संबंध होना पाया जाता है वह आपका संबंध कारक रहता है। ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से समझनी है। यदि एक और सामान्य भाषा में इसको लिखना हो, तो जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति संबंधित है, जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु संबंधित है, रिलेटेड है, संबंधित है, रिलेटेड है।
रिलेटेड है। जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति संबंधित है, रिलेटेड है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संबंध कारक कहते हैं। ये बात ध्यान से समझनी और सुननी चाहिए। यदि इसकी विभक्ति पूछी जाए, यदि इसकी क्या पूछी जाए? विभक्ति पूछी जाए, विभक्ति, कि इसकी विभक्ति क्या होगी, इसकी विभक्ति आपकी क्या होगी, तो विभक्ति क्या है? का। विभक्ति क्या है? का, की, के। का, की, के। रा, री, रे। रा, री, रे, का, की, के। ये आपकी बात रहती है। उदाहरण से आप देखिए, उदाहरण से स्थिति और अच्छे से स्पष्ट होगी। जैसे ये तो सिंपल ही है कि मेज पर रखी पुस्तक मेरी है ना? मेरी है। मेज पर रखी पुस्तक मेरी है ना? मेज पर रखी पुस्तक मेरी है। तो मैं इसे, जो ये रा, री और रे है, जो ये क्या है आपका? रा, री और रे, ये जो आपका, इसमें तीनों ऐड कर देते हैं, फिर ऐसे निकाल लेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है? रा। तो रा से बनेगा मेरा। क्या बनेगा? मेरा। ठीक है, मेरा बनेगा। उसके बाद यहां पर आ रहा है री। तो री से क्या बनेगा? री से बनेगा मेरी ना। तो मेरी तो रिलेटेड है ना, रिलेटेड हो रहा है। और तीसरा है इसमें रे। तो इसमें आ जाएगा मे रे। क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें मे रे शब्द निर्मित हो जाएगा। मे रे शब्द इसमें आपका आ जाएगा। तो मेज पर रखी पुस्तक मेरी है। तो संबंध किससे हुआ? अब पुस्तक रिलेटेड है किससे? मुझसे, मेरी। तो रिलेशन किससे है यहां पर? रिलेशन जो हमारा दिखाई दे रहा है वो रिलेशन है मुझसे। किससे? मुझसे। तो मेरा, मेरी, मेरे, जहां पर भी ये देखने को मिल जाए वहां पर आपका क्या रहेगा? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है। जैसे अब और सिंपल उदाहरण लें कि मेज पर गणित की पुस्तक रखी है। गणित की पुस्तक रखी है। गणित की पुस्तक रखी है। मुझे बताना कि इस वाले वाक्य में कौन सा आपका संबंध कारक है? बहुत बढ़िया, संगीता, इसको लेंगे, हम ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। जो आपने उदाहरण दिया है इसको भी ले लेते हैं। क्या क्या उदाहरण है? सैनिक देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। बताओ उसमें क्या हो जाएगा आपका? संबंध कारक कौन हो जाएगा? जिससे संबंध होना पाया जाता है। तो और आप देखो विभक्ति क्या कहती है उसके आगे पर सर? गणित। तो गणित की पुस्तक है, संबंध किससे है? गणित से है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो रक्षा करते हैं किसकी? देश की रक्षा करते हैं। किसकी? देश की रक्षा करते हैं। तो यहां पर देश और गणित जो है वो क्या माने जाएंगे? वो यहां पर संबंध कारक माने जाएंगे। ठीक है, वो क्या माने जाएंगे? संबंध कारक माने जाएंगे। पहले वाले में ये जो मैं था ये संबंध कारक था, और यहां पर गणित जो है वह आपका संबंध कारक है ना? संबंध कारक है, संबंध कारक है। तो जिससे रिलेशन होना पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। जिससे रिलेशन है वो संबंध कारक है। ठीक है, इसको और साधारण भाषा में लिख देता हूं। जिससे रिलेशन है वो संबंध कारक है। जिससे रिलेशन है वो संबंध कारक है। और विभक्ति तो बता ही देती है, क्योंकि विभक्ति उसके पीछे रहती है। तो मेज पर पुस्तक रखी है ना? मेज पर गणित की पुस्तक रखी है, ये चीज अलग है आपकी। और यहां पर आपका आ जाएगा ये वाला। हाँ, हाँ, टीकम राठौड़ जी, सेकंड ग्रेड टीचर के लिए। हाँ, ये हिंदी काम कर जाएगी आपकी। मुझे पता नहीं है कि सेकंड ग्रेड को वहां पे राजस्थान में कौन से लेवल की
ये रहती है, टीजीटी है, पीजीटी है, या प्राइमरी है, जूनियर है, मुझे नहीं पता है। बट क्योंकि हम आरपीएससी लेवल को तो मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं, हालांकि इससे भी ऊपर का स्तर हो सकता है, बट वो तो फिर बहुत हाई है। और उसमें फिर कभी मैं बैच लेकर के आऊँगा अपना, फाउंडेशन बैच लेकर के आऊँगा मैं अपना, उसमें एक नंबर, एक नंबर हिंदी जाएगी उसमें आपकी। अच्छा हेतराम जी, धन्यवाद। नहीं, विशेष को इसमें अपवाद इत्यादि की बात नहीं रहती है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये आपका आ गया संबंध कारक। तो जहां पर आपको क्या है, जहां पर जिससे रिलेशन है, जिससे रिलेशन है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका संबंध कारक कहलाता है। बोलो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा टीजीटी होता है, अच्छा सेकंड ग्रेड टीजीटी होता है। हाँ तो टीजीटी के लिए तो, टीजीटी के लिए मेरे हिसाब से साहित्य ज्यादा आता होगा। कोई पीजीटी बोल रहा है। देखो टीजीटी पीजीटी में ये तो व्याकरण वाला हिस्सा है। ज्यादातर जो परीक्षाएं होती हैं, हिंदी वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें साहित्य आता है बहुत ज्यादा। तो साहित्य में लेकर के आऊंगा। हाँ वो अलग है, वो अलग वाला है, अधिकरण वाला अलग है। अधिकरण अब बताएंगे, इसको बताइए आप, ये समझ में आ गया क्या? नहीं 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 नहीं, इसमें अपवाद नहीं है। समास अलग हुए, समास अलग चीज होती है, यहाँ पर वो नहीं है। हाँ वही ना, सेकंड ग्रेड में साहित्य ज्यादा आता है ना परीक्षाओं में। व्याकरण का तो यही हिस्सा काम कर जाएगा, मैंने मैक्सिमम इन डेप्थ इसमें आपको पढ़ा दिया है। इन डेप्थ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे से। अब हमारा सातवां आ जाएगा, कौन सा सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट आपका, अधिकरण कारक। कौन सा आ जाएगा, अधिकरण, अधिकरण कारक। आपका अधिकरण कारक आ जाएगा। देखो अब ये जो अधिकरण शब्द होता है, मैं आपको उसमें भी पढ़ा के आया हूं, कहां पर, जो आपके समुच्चय बोधक काव्य है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार, बेस। आधार या बेस, किसका बेस? तो एकदम से ये शाब्दिक अर्थ आया यहाँ पर आधार या बेस, तो एकदम से प्रश्न आएगा कि किसका आधार। भाई यहाँ पर किस चीज के आधार की बात होगी? किसका आधार, एकदम से आप बोलोगे भाई किस चीज का आधार, भाई किसका आधार? तो आपको बोलना पड़ेगा तुरंत से कि भाई आपका किसका आधार, किसका आधार? तो क्रिया का आधार, क्रिया का आधार, क्रिया का आधार। तो यहां पर आधार से क्या मतलब है? यहां पर आधार से क्या मतलब है? आधार से आशय क्या है यहाँ पर? कि भाई अधिकरण का मतलब आपका आधार होता है। आधार मतलब किसका आधार? तो क्रिया का आधार। क्रिया के आधार से क्या मतलब है? तो आधार से आशय है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया कहाँ 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 हो रही है। तो एकदम से प्रश्न आएगा, अच्छा क्रिया कहाँ हो रही है, इससे भी क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपका उत्तर आपको देना पड़ेगा, क्रिया कहाँ हो रही है, कि क्या भीतर हो रही है ना, किसी चीज के भीतर, क्या भीतर है या हो रही है या हो रही है। कोई भी चीज होती है या उपस्थित रहती है, क्या भीतर हो रही है, इनसाइड, क्या बाहर हो रही है ना, बाहर है या हो रही है, बाहर है या हो रही है, ये बात। तो क्रिया के आधारों की बात यहां पर हो रही है। तो अगर किसी के भीतर होती है, तो भीतर को क्या कहते हैं? इन कहते हैं हम। भीतर को क्या कहते हैं? भीतर को में कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? भीतर को में कहा जाता है। इन कहा जाता है नहीं, इन, इन आता है। और बाहर की स्थिति में क्या रहता है? पर रहता है। बाहर की स्थिति में क्या रहता है? पर, है ना, ऑन की स्थिति रहती है, ऑन की स्थिति आपकी रहती है। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अधिकरण कारक का, कि अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार या बेस। एकदम से दिमाग में आएगा कि भाई किसका आधार? तो आप बोलेंगे क्रिया का आधार। आप बोलेंगे कि क्रिया के आधार से क्या आशय है? तो यहां पर मूल बात यह है कि क्रिया कहां पर हो रही है, या है, या है ना, या है। इस बात को यहां पर लिख लीजिए, या है।
इस बारे में जहां पर बात होती है। तो क्रिया कहां पर हो रही है या है, इसके बारे में कौन बात कर सकता है? ये अब कहां कहां पर ये चीजें हो सकती हैं, या तो ये इनसाइड हो सकती हैं भीतर, या ये बाहर हो सकती हैं। तो बाहर है तो पर हो सकता है, और भीतर है तो में हो सकता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इसकी विभक्ति क्या होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है आपकी में और पर। क्या होती है? में और पर आपकी रहती है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी आधार पर कि क्रिया अगर अंदर होगी तो भीतरी आधार होगा, और क्रिया अगर बाहर होगी तो बाहरी आधार होगा। तो क्रिया का आधार तो सबसे पहले आपको लिखना है भीतरी आधार। कौन सा लिखना है दोस्तों? भीतरी आधार आपको लिखना है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको लिखना है बाहरी आधार। एक क्रिया का भीतरी या बाहरी आधार हो सकता है। यदि भीतरी आधार है तो आपको उसकी विभक्ति लगानी है में। क्या लगानी है? में। और अगर बाहरी आधार है तो विभक्ति लगानी है पर। तो अब इतना सारा सिनेरियो समझने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि अधिकरण क्या होता है। तो जो जो क्रिया का आधार बताता है, जो क्रिया का आधार बताता है, जो क्रिया का आधार बताता है या जिससे क्रिया के होने का आधार, या इसको और सरल शब्दों में लिखना चाहो, स्थान पता चलता है। स्थान पता चलता है। स्थान पता चलता है, स्थान पता चलता है, अधिकरण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है। देखो ये कैसा चार्ट सा बन गया पूरा का पूरा। और मैं कुछ भी सोच के नहीं आता हूं कि मुझे इस तरह से बनाना है, कुछ भी बनाना है। ऐसा कैसे संभव होता है? कई बार ऐसी चीजों को देख करके अपने आप भी थोड़ा अच्छा तो लगता है, पर विस्मय होता है ऐसा कैसे होता है। तो ऐसा अपनी शक्ति से कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मैं इसको कर रहा हूं तो नहीं, इसको परमात्मा कर रहे हैं। और यह भावना निरंतर मेरे भीतर दृढ़ होती चली जाए, क्योंकि जब कोई भी अच्छा काम हमसे बनता है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय। यद्यपि सब काम भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही प्रेरित करता है, परंतु जब कोई अच्छा काम बने, जीवन को अच्छा बनाने का एक सूत्र मैं बताता हूँ। जो भी कोई अच्छा काम बनता है उसको ये निश्चित माने कि इसको गुरुदेव ही बैठ कर के कर रहे हैं। जो हमारे गुरुजन हैं वो हृदय में बैठ करके कर रहे हैं, भगवान बैठ करके कर रहे हैं, या परम सत्ता जिसको भी आप मानते हैं। हो सकता है आप अन्यान्य धर्मों में हो, तो अन्यान्य धर्मों को, मतों को मानने वाले हो, तो जिनको आप सुप्रीम पावर मानते हैं वही हृदय में बैठकर कर रहे हैं। मेरा तो क्या सामर्थ्य है, यही भावना रहती है। और वास्तविकता में वही करते हैं। और गलती अपनावे, गलती अपनी माने, अच्छाई दूसरे की माने, अच्छाई गुरुओं की माने, बड़ों की माने। क्रेडिट कभी ना ले, क्रेडिट बड़ों को दे, आदरणीयों को दे। तो कभी भी जीवन में अहंकार नहीं आने पावेगा। और जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार नहीं आया उसका तो सब काम बन गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मूल बात क्या है? अधिकरण क्या है? जो क्रिया का आधार बताता है, या जिससे क्रिया के होने का आधार या स्थान पता चलता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे अगर आप इसके उदाहरण देखना चाहो, अधिकरण में के, तो जैसे हम इसमें क्या रखें कि आपका अ, अलमारी, अलमारी कमरे में है। अलमारी कमरे में रखी है। अलमारी कमरे में रखी है। एक एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया। और एक एग्जाम्पल हम इसमें और ले लेते हैं, इसके नीचे ले लेंगे। ठीक है, जैसे बच्चा, बच्चा घर में खेल रहा है। बच्चा घर में खेलता था। बच्चा घर में खेलता था। तो आप बताओ उसमें कि अलमारी कमरे में है और बच्चा घर में खेलता है। हाँ, तो इसमें क्या आपका आ जाएगा? हाँ, ये जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, आप कभी भी, आप बिल्कुल। हम्म। बहुत बढ़िया दोस्तों।
बताओ, अलमारी कमरे में रखी है या बच्चा घर में खेलता था? हाँ, तो आप यहाँ पर देखो क्या चीज है। जैसे आप यहाँ पर समझो, देखो, जानो कि अलमारी है, तो अलमारी रखी है, तो रखे होना क्या है, आपकी क्रिया है। और उस क्रिया का आधार क्या है? उस क्रिया का आधार है कमरे में। तो में आ रहा है, तो यहाँ पर कमरा जो है वो क्या है, वो आपका अधिकरण कारक है। क्या है? कमरा यहाँ पर क्या है? अधिकरण है, यानी कि आधार है। और बच्चा घर में खेलता है, तो बच्चा खेलता, खेलना यहाँ पर क्रिया है, तो फिर अगेन यहाँ पर घर आ गया, तो घर आधार बन गया, तो घर आपका अधिकरण कारक बन गया है। क्या बन गया है? घर आपका यहाँ पर अधिकरण बन गया है। परंतु यदि आपको यहाँ पर बाहरी आधार की चर्चा करनी पड़े, और बाहरी आधार की चर्चा करते हुए इसके उदाहरण आपको पेश करने पड़े, तो आपको पहले नंबर पर लिखना पड़ जाएगा क्या? थोड़ा नीचे लिखते हैं, उदाहरण। उदाहरण, ए बिल्ली मेज पर बैठी है। जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, मेज पर बैठी है, या उसके नाक पर मक्खी बैठी है। उसके नाक पर मक्खी बैठी है। पुस्तक, पुस्तक छत पर, पुस्तक को नहीं, खाट लिख लेते हैं, थोड़ा देसी भी लगाते हैं। खाट छत पर खड़ी है, खाट छत पर खड़ी है। तो आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें बिल्ली मेज पर बैठी है, उसके नाक पर मक्खी बैठी है, खाट छत पर खड़ी है, इनमें से कौन, इनमें कौन कौन से अधिकरण कारक हो जाएंगे? हाँ, सैनिक युद्ध भूमि में शहीद हुआ, में, हाँ, तो युद्ध भूमि यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। बताओ, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताओ, आंसर करो। तो देखो यहाँ पर बिल्ली मेज पर, तो बिल्ली मेज पर बैठी है, बैठना, बैठी कहाँ? तो मेज पर, तो मेज यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो गई, है ना। उसके नाक पर मक्खी बैठी है, तो पर यहाँ पर ध्यान दो, तो ये आपको क्लियर आपको दिखाई देगा। और उसके बाद खाट छत पर, कहाँ पर? छत पर, तो आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर मेज, नाक और छत, ये तीनों क्या हो जाएंगी? ये यहाँ पर आपकी अधिकरण कारक हो जाएंगी। हाँ, बताओ, समझ में आ गया अधिकरण कारक? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम तेरे प्यार में तारा जल, हो बैठे हैं, हो बैठे हैं। एक बच्चा है, उस बच्चे ने पता नहीं वो कौन से बैच का बच्चा है, तो उसने, वो बांसुरी बजाना सीख रहा है बच्चा, और उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, बहुत ज़बरदस्त। और सच्ची बात बताऊं, दिल खुश हो गया। उस बच्चे ने बांसुरी बजाने को सिखाई, दिखाई। मैं देखता हूँ, देखो, देखो, आपको मैं सुनवाता हूँ, शायद आपको आवाज आ जाए। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे हैं। वाह, ये देखो, इतने अच्छे अच्छे बच्चे। एक और इसने भेजा था मुझे, देखो, सुनो, आवाज आ रही है?
ये था पकड़ लो हाथ बनवारी। बहुत सुंदर, देखो कितने प्यारे प्यारे लोग हैं दुनिया में, वो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। हम्म। आवाज नहीं आई तो फिर बाकी उन्होंने कैसे लिख दिया, बढ़िया है। बहुत सुंदर, ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चलो बाद में सुनवा दूंगा, मैं उस पर डाल दूंगा इसको, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है। तेरे प्यार में। चलो बहुत बढ़िया। ये अधिकरण कारक हमारा हो गया। उसके बाद आपका 8वें नंबर पे आ जाएगा कौन सा? 8वें नंबर पर आपका आ जाएगा आप संबोधन कारक। और इसमें कुछ विशेष नहीं है। संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो संबोधन शब्द का अर्थ आप थोड़ा समझें और देखने का प्रयास करें। संबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बुलाना या पुकारना। संबोधन कारक का शाब्दिक अर्थ होता है बुलाना या पुकारना, किसी को बुला रहे हैं। हाँ। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल राम भारद्वाज RWA, ऐसे डालेंगे तो पता लग जाएगा। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? बुलाना या पुकारना। तो बुलाना या पुकारना, किसी को आवाज देना, किसी को आवाज देना, किसी को आवाज देना, यानी कि जिसे बुलाया या पुकारा या आवाज दी जाती है, या आवाज दी जाती है, या आवाज दी जाती है, संबोधन कारक होता है जिसे आवाज दी जाती है। तो किसी भी तरह से आप बुला सकते हो किसी को। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति क्या है दोस्तों? इसकी विभक्ति है आपकी आ, हे, अरे, अजी, अरी, री आदि, ये सब है यहाँ पर। ठीक है, ये सब रहता है। और पहचान के लिए आपका क्या रहता है? पहचान के लिए, पहचान के तौर पर यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी रहता है। पहचान, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है। ठीक है, तो किसी को बुलाना या पुकारना। हाँ। हाँ। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? यहाँ तो ओके है, हो सकता है उसकी आवाज नहीं आई हो आपको। हाँ, ये तो चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में आप देखिए, जैसे जैसे घर में आपको बुलाया जाता है ना, जैसे प्रभु को याद किया जाता है, हे भगवान। जैसे आपने लिखा हे भगवान, तो आपने भगवान को बुलाया, मुझे दरोगा बना दो, मुझे दारोगा बना दो, हे भगवान मुझे दारोगा बना दो। तो ये प्रार्थना आपने की, तो आपने उच्चारण किया, आपने संबोधन किया। तो जिसके साथ में ही लगा रहेगा हे भगवान, तो यहाँ पर भगवान को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही है, ये संबोधित किया जा रहा है हे भगवान, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे जैसे सीधे ये भी हो सकता है, अजी, है ना, अजी सुनते हो। एकदम जब ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारी घरवाली तुमको कैसे बुलाएगी? हाँ, तुम्हारी घरवाली तुमको कैसे बुलाएगी? अजी सुनते हो। अच्छा ठीक है राम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, एक बात मैं विशेषकर जो लड़कियां इस बैच में पढ़ रही हैं, आ, लड़कियों के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़िया बात है।
बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और कामयाब होना चाहिए, अपने आप को। हाँ, तो सीधी सीधी बात है, अपने आप को कामयाब करना चाहिए। परंतु स्त्रियों में ना एक मृदुता होती है, एक कोमलता होती है। शरीर में तो कोमलता होती ही होती है, स्त्री शरीर में कोमलता रहती है अंग प्रत्यंगों में। परंतु स्वभाव में भी अगर कोमलता, स्वभाव में भी कोमलता होती है, बहुत मृदुता होती है। एक शर्मीलापन होता है, एक लचीलापन होता है। किसी लड़की को अगर ये लगता है कि हमारी तरफ भी कोई आकृष्ट होवे, हमारी तरफ भी कोई आकृष्ट होवे, कोई आए हमारी तरफ भी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा साज श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कण भी होठो लाली का न लगाएं। आप मुंह पर जरा सा भी लिपाई पुताई, वो मेकअप जो होता है वो न लगाएं। बालों को ठीक ठीक रखें, ठीक है, ऐसी, और साधारण आप वस्त्र पहने। परंतु आपके अंदर लज्जा होनी चाहिए, संकुचन होना चाहिए, एक शर्मीलापन आपके अंदर होना चाहिए, एक स्त्रीत्व आपके अंदर होना चाहिए। आप बहुत सोच समझ करके, संभल के बोलने वाली, थोड़ा सा संकोच में बोलने वाली, तो इस दुनिया का हर एक पुरुष जो, मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप। अगर लचीलापन रहेगा, हाँ लचीलापन रहेगा, मेकअप चाहे 1 इंच, एक ग्राम भी मेकअप ना किया हो, परंतु लचीलापन रहेगा। और आज के समय में रिश्ते टूटने, क्योंकि स्वाभाविक है, ये नेचर का नियम है कि पुरुषों में कठोरपन होता है, पुरुषों में वाणी में भी कठोरपन होता है, स्वभाव भी कुछ उग्र होता है, क्योंकि बाई नेचर वैसी चीजें हैं। और औरतों में ममत्व ज्यादा होता है, शीलता ज्यादा होती है, मृदुत्व जो होता है, मृदु स्वभाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के समय में क्या चीज है, आज के समय में क्या चीज है, रिश्ते टूट रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं और रिश्ते टूटते हैं। आपने देखा होगा ब्याह होने के बाद 5-6 महीने रिश्ता बड़ा प्यारा चलता है, आदमी बेइंतहा मोहब्बत करता है अपनी पत्नी से। क्यों? क्योंकि स्त्री में वह गुण रहता है उस समय तक, वह मृदुता रहती है उस समय तक। परंतु बाद में फिर घर में क्लेश के, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तुम मेरी नहीं सुनते, ये नहीं। तो इसमें धीरे धीरे स्त्री को भी पता नहीं लगता कि वह अपने स्वभाव को, एक स्त्रीत्व का जो स्वभाव है, जो मृदुता है, जो संकुचन है, जो लचीलापन है, उसको खो देती है। और जैसे ही वो खो जाता है तो पुरुष को लगने लगता है अरे ये तो, और बिल्कुल सीधे फिर बोलती है, उल्टा बोलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे पति को डांटना चाहिए, पर नहीं, पुरुष को भी बहुत संयमित होकर के अपनी स्त्री का बराबर का आदर करना चाहिए। कभी हाथ उठाना, जोर से बोलना नहीं, पर थोड़ा सा रहता है, अधिकार जमाता है पुरुष, ऐसा रहता है। ये जंगल के नियम भी आप देखो, ये सब जंगल ही तो है। तो सिंह जो होता है वो कुछ अधिकार जमाने का प्रयास करता है, और शेरनी थोड़ा सा उसके पीछे पीछे रहती है, पर साथ खड़ी रहती है। तो अगर आप, हाँ, अगर आप जैसे अब दरोगा बनेंगी, आप में से बहुत सारी लड़कियां, तो दरोगा बनने के बाद आप स्टेशन में स्ट्रिक्ट रहें, कुछ भी काम करें, पर जब घर में आए तो अपने पति को वही लचीलापन अपने भीतर महसूस करने दे, जिससे सब चीज ठीक चलता है। और ये लचीलापन क्योंकि गायब होता जा रहा है, लड़कियां बोल्ड बनने का प्रयास कर रही हैं, तो और बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं, पर यह भी एक प्रमुख कारण है जिससे रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। तो शुरू शुरू में तो बोलते हैं अजी सुनते हो, तो एकदम दौड़ के आता है। बाद में रे सुने है क्यों रामवीर, रे टिंकू के पापा, बाद में, बाद में ऐसे तो कह रहा अपनी ऐसी तेजी में जा भाई तू हमने जितना तेरी। तो यहां पर ये देखो, उसके बाद यहां पर अरे, अरे राम, है ना, अरे राम, तो हाँ जी इधर आओ। तो ये, तो जब भी किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, तो जिसे बुलाया या पुकारा जाता है वही आपका संबोधन कारक रहता है। ये आपका संबोधन, ये आपका कारक वाला चैप्टर पूरा हो गया। कल हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। सर पैर तो सही है, लकड़ी ले रखी है अब तो। हाँ, ये हमारे गुरुजी की है। हाँ, हमारे गुरुजी अब श शरीर विद्यमान नहीं है, जो जिन्होंने हमको, जो संत थे, ब्रह्मचारी थे, संत थे, संत थे,
और आजीवन ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया। हमारे दादाजी की तरह से थे बिल्कुल वो, ये मानो। उन्होंने ही हमें सब में संतों के प्रति भाव भरे, उन्होंने ही हमें भजन में लगाया, भजन मार्ग में उन्होंने घुसाया। और हमारे पिताजी माताजी के तो वो दीक्षा गुरु थे। हमने भी उनसे एक मंत्र लिया था पहले, ठीक है, तो हमारे गुरु जी हुए। पर फिर वही आगे चल करके फिर वो अभी वृद्ध हो चुके थे 80 वर्ष की अवस्था में, अब वो चले गए। फिर हमने विधिवत दीक्षा ली, विधिवत जो हमारी दीक्षा हुई वो फिर अभी हमारे जो वर्तमान गुरुदेव हैं, जिनका नाम पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो रहा है, अग्रमलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनके चरण सन्निधि में मैं हूँ अभी। पर ये छड़ी हमारे गुरुदेव श्री पूर्ण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की है। वो इस स्वरूप में मेरे साथ रहते हैं हमेशा। मैं अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मेरे लिए लाखों बीघा जमीन से बढ़कर ये है, ठीक है। और उनके द्वारा दिए गए उपदेश, उनका शील स्वभाव, बहुत लोगों ने उन पे बहुत सारी बातें करी, अत्याचार किए साथ रहने वाले लोगों ने, पर उन्होंने कभी उफ नहीं किया। और वो समर्थ थे, उनको बहुत बड़ी पीठ मिल रही थी अधिपति बनने के लिए, पर उन्होंने उसको छोड़ दिया कि यही करना होता तो गांव रहते, फिर यहाँ थोड़ी आते। ऐसा उनका त्याग त्याग वैराग्य था। संप्रदान करवा तो दिया है कल, संप्रदान नहीं करवाया कल। हाँ, तो ये उनकी छड़ी है, ये मैं उनको हमेशा साथ रखता हूँ। हाँ, उन्होंने हमको बहुत सारे मंत्र बताए, स्तोत्र बताए, आदतें अच्छी अच्छी सिखाई। उन्हीं कृपा से हम अब वर्तमान में जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं उनके चरणों में पहुंच गए हैं। आज की लड़की पैसा देखती है। अरे लड़की की तो बात हो ही नहीं रही आसिफ, लड़कों की, लड़कों के संदर्भ में तो बात हो ही नहीं रही है, लचीलापन की बात हो रही है। पैसा बहुत जरूरी है। पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसे के बिना कोई काम होता नहीं है। लड़कों को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि संबंध को बहुत अच्छा चलाने के लिए धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो लड़की आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, तुम कितना कमाते हो तो आप उससे बात नहीं करो। क्यों भाई, दुनिया में एक काम बताओ जो बिना पैसे के होता है, सब चीजें। क्योंकि अब वस्तु विनिमय नहीं होता है पहले। हाँ, आपने देखा होगा, हो सकता है आपके गांव देहात में तो। हाँ, अच्छा, सलमा बोल रही हैं, सर जी मैं गांव की पहली लड़की हूँ, पढ़ने आई हूँ, दुआ कीजिएगा। बिल्कुल बेटे, भगवान के चरणों में प्रार्थना है, ऊपर वाले के चरणों में प्रार्थना है कि वो आपको कामयाब करेंगे बिल्कुल। और सलमा एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखना बेटे, कामयाब होना है तो आप उस पूरे गांव की तरक्की का माध्यम बनेंगी। आपको देख करके लड़कियां बाहर निकलेंगी, परंतु आपकी एक और जिम्मेदारी है, आप कामयाब होने के बाद जिस समाज में से निकली हैं उस समाज के नियमों का उल्लंघन ना करें, स्वच्छंद ना हो जाएं आप। कहीं ऐसा हो कि समाज आपका ये ना मानता हो कि अपनी पसंद से लड़का देख करके ब्याह कर लिया, ना, अपने माता पिता और समाज की इच्छा से ऐसा आप कार्य करिए। क्योंकि आप अगर कामयाब होती हैं तो आप हजारों लड़कियों के लिए एक एक आइडियल स्टेज को सेट करती हैं, आप आइडियल होती हैं उनकी। पर अगर कामयाब होने के बाद भी वही लड़की अगर कुछ गलत काम करती है तो गांव में रहने वाला बड़ा बूढ़ा आदमी तुरंत कहेगा ऐसी कामयाबी से हमारी लड़कियां ऐसी अच्छी हैं। तो ये सब चीज समझो। हम्म। हाँ, पैसा जरूरी है पर पैसा ही जीवन नहीं है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं फिर कल अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस। अभी तो 4:15 बजे मिलेंगे। बाय।